वेलकम बैक टू द साइंस क्लास में डॉक्टर अभी। आज के लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में पार्ट 1 में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि एक न्यूरॉन नॉर्मली किस तरह फंक्शन करता है। इस पार्ट में हम लोग न्यूरॉन्स की एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि न्यूरॉन में एक एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, जिसे आप सिग्नल या इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, वो किस तरह न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले हमारे पास है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स दरअसल हमारे पास होता है एक सिग्नल या इंफॉर्मेशन किसी स्टिमुलस के बारे में, जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर्स। तो हमारे पास सबसे पहले है नर्व इम्पल्स, जो कि होता क्या है, एक सिग्नल होता है। नर्व इम्पल्स, तो ये हमारे पास एक सिग्नल होता है या इंफॉर्मेशन होता है एक स्टिमुलस के बारे में, जो कि ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सीएनएस एंड देन टू द इफेक्टर्स। अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में नर्व इम्पल्स को डिफाइन करें तो न्यूरॉन में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के वेव को हम लोग कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो असल में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का एक वेव होता है नर्व इम्पल्स, ये एक सिग्नल होता है और इस केस में इस वेव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। चूँकि हम लोग न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को पढ़ रहे हैं तो इस केस में हम लोग इसे कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो याद रखना हमारे पास जो नर्व इम्पल्स एक सिग्नल है, ये सिग्नल दरअसल एक वेव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का, और हमारे पास इस मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल होगा उसे हम लोग नाम देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमारे पास न्यूरॉन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल 3 तरह का होता है। एक वो पोटेंशियल इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर जब ये न्यूरॉन रेस्ट की हालत में होता है, एक वो पोटेंशियल जब न्यूरॉन फायर कर रहा होता है, जब न्यूरॉन एक्टिव होगा, और इन दोनों के बीच एक और पोटेंशियल होगा हमारे पास जो न्यूरॉन को रेस्ट की हालत से ले आएगा टुवर्ड्स एक्टिव न्यूरॉन, या इसे रेस्ट की हालत से ले जाएगा मज़ीद रेस्ट की हालत की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो सबसे पहला केस है वो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास वो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब न्यूरॉन रेस्ट की हालत में होता है। तो ये हमारे पास याद रखना, आउटसाइड द न्यूरॉन क्या होगा, मोर पॉजिटिव। सो आउटसाइड is actually what, more positive. So resting membrane potential outside is actually, outside the neuron is more and more positive. और हम लोग पढ़ेंगे कि ये आउटसाइड द न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सूरत में या उसकी जो है स्टेट में ये मोर पॉजिटिव आउटसाइड कैसे होता है, क्यों होता है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास क्या है, दरअसल एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल। और इस एक्शन पोटेंशियल में, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद रखना हमारे पास जो इनसाइड द न्यूरॉन है वो मोर पॉजिटिव होता है। इनसाइड द न्यूरॉन इज एक्चुअली मोर एंड मोर पॉजिटिव। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट एक पोटेंशियल है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। ये ग्रेडेड पोटेंशियल बहुत ही अहम होता है, और ग्रेडेड पोटेंशियल के नॉर्मली 2 ही काम हैं। या तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल के करीब ले जाना, और थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसके बाद एक्शन पोटेंशियल शुरू होगा। या तो ग्रेडेड पोटेंशियल दूसरा काम ये करता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल से मज़ीद दूर ले जाना,
और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से जब ये दूर जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है मुश्किल के साथ फिर शुरू होगा या जनरेट होगा। तो ग्रेडिएंट पोटेंशियल के हमारे पास दो ही काम है। हमारे पास ये जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को या जो है क्या करेगा, ये मोर पॉजिटिव बनाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, या इसे मोर नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -55 मिली वोल्ट की तरफ करीब ले जाना, जिसको हम लोग कहते हैं, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है जिस पर एक्शन पोटेंशियल शुरू होगा, इसको हम लोग कहते हैं EPSP, EPSP। या ग्रेडिएंट पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करेगा, मजीद नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, हमारे पास -90 मिली वोल्ट, और इसको हम लोग कहते हैं कि न्यूरॉन क्या हुआ, इनहिबिट हुआ, IPSP। सो लेट्स कवर दीज पोटेंशियल्स वन बाय वन, और हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ये पोटेंशियल किस तरह डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर न्यूरॉन को देखते हैं, और हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि न्यूरॉन हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, जो एक्शन पोटेंशियल को जो है कंडक्ट करेगा, एक सिग्नल या नर्व इम्पल्स को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और हम लोगों ने स्टडी किया था कि न्यूरॉन में दरअसल हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन में जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास, वो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ब्रांच्ड एक्सटेंशंस, जिसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है सेल बॉडी, और फिर सेल बॉडी के बाद एक लॉन्ग थिक फाइबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन, और फिर लास्ट पार्ट हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल चूंकि बल्ब शेप है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल बल्ब या साइनेप्टिक बल्ब। ओके, डेंड्राइट्स क्या करेंगे, डेंड्राइट्स जो है नर्व इम्पल्स या स्टिमुलस को रिसीव करेगा और फिर ट्रांसफर करेगा किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। और सेल बॉडी में जो मेन काम है वो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और एक्सॉन जो है वो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करेगा फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल, और फिर एक्सॉन टर्मिनल हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर का क्या है, रिलीज साइट है। ओके, याद रखना हमारे पास डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में जो पोटेंशियल होता है वो कौन सा होता है, ग्रेडिएंट पोटेंशियल, और एक्सॉन में हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है या एक्शन पोटेंशियल, ये कंडक्ट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारे पास जो न्यूरॉन है, ये जब ये फायर नहीं कर रहा होता है, ये रेस्ट की हालत में होता है, उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने न्यूरॉन का कोई भी पैच या पार्ट जो है न्यूरॉन का हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया, और ये न्यूरॉन को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास चंद एक चैनल्स हैं, और इस मेम्ब्रेन, इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह डेवलप होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब वो रेस्ट की हालत में होता है, उसे हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। So we say that potential difference across cell, ये हमारे पास किसी भी सेल में हो सकता है। इस केस में हम लोग न्यूरॉन सेल के बारे में डिस्कस करें। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल एट रेस्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउटसाइड क्या होता है, मोर पॉजिटिव। सो आउटसाइड न्यूरॉन इज एक्चुअली मोर पॉजिटिव। व्हाट, मोर पॉजिटिव। तो इनसाइड क्या होगा, लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव। और अगर हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें तो ये हमारे पास इसका जो वैल्यू आता है वो है -70 मिलीवोल्ट। हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -70 मिलीवोल्ट। ओके, जब आउटसाइड द न्यूरॉन मोर पॉजिटिव होगा तो इस
स्टेट को हम लोग एक नाम देते हैं, न्यूरॉन के इस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। यानी कि मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होगा? पोलराइज्ड होगा। आउटसाइड द न्यूरॉन क्या होगा? मोर पॉजिटिव। अब ये आउटसाइड द न्यूरॉन मोर पॉजिटिव होता है, क्यों? 3 वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास कितने वजह हैं इनके? 3 फैक्टर्स हैं जो कि क्या कंट्रीब्यूट करेंगे कि न्यूरॉन का आउटसाइड क्या होगा हमारे पास? मोर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसके 3 फैक्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ पर डिटेल के साथ समझेंगे, ठीक है? ओके, सबसे पहले इस न्यूरॉन में जो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास, वो है हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस। तो इसका नाम क्या है हमारे पास? सोडियम पोटाशियम। ये हमारे पास है सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस। ये हमारे पास ऐसे पंप्स होंगे, सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस, सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस। तो ये दरअसल हमारे पास ऐसे पंप्स होते हैं जो क्या करेंगे? एटीपी या एनर्जी को यूज करके इनसाइड से 3 सोडियम्स को पंप आउट करेंगे। तो इनसाइड से क्या होगा कि इनसाइड से हमें 3 सोडियम जो है वो ये पंप्स 3 सोडियम आयंस को क्या करेंगे? आउटसाइड जो है पंप करेंगे, और बदले में 2 पोटाशियम आयंस को क्या करेंगे? इनसाइड पंप करेंगे, 2 पोटाशियम आयंस। So this is another sodium potassium ATPase, and this will pump out 3 sodium ions outside the neuron, and as a result 2 potassium ions will go inside the neuron. So 2 potassium ions and 3 sodium ions. Okay, अब सिनेरियो यहाँ पर क्या है? So this was actually we were talking about the resting membrane potential, और हमारे पास कितना है? -70 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है? -70 मिलीवोल्ट है, -70 मिलीवोल्ट। अब हम लोगों ने जो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर वो सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस। जब ये 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड पंप करेंगे और 2 पोटाशियम आयंस को इनसाइड पंप करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स हम लोग स्टार्ट लेते हैं 0 से। तो हमारे पास यहाँ पर 0 मिलीवोल्ट, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है 0 मिलीवोल्ट। अब चूंकि एक पॉजिटिव आयन लूज हो रहा है न्यूरॉन से, तो इनसाइड द न्यूरॉन क्या होगा? लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव। तो ये 0 मिलीवोल्ट से बन जाएगी ये न्यूरॉन क्या? -5 मिलीवोल्ट। तो सबसे पहले हमारे पास 0 मिलीवोल्ट था, इसमें स्लाइटली चेंज आई इस न्यूरॉन की पोलरिटी में, और वो हमारे पास हुआ -5 मिलीवोल्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेम्ब्रेन को मज़ीद अंदर क्या करेगा? नेगेटिव, और आउटसाइड द न्यूरॉन क्या होगा? मोर पॉजिटिव, ठीक है? ओके, फिलहाल सिनेरियो हमारे पास ये बना है कि पोटाशियम आयंस अंदर ज़्यादा होते जा रहे हैं और सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो पोटाशियम आयंस इज एक्चुअली, पोटाशियम आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो इनसाइड द न्यूरॉन क्या है? बढ़ रहा है या ज़्यादा है हमारे पास। और नेक्स्ट केस में हमारे पास जो सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन है, इसके जो है सामने में लिख लेता हूँ। हमारे पास जो सोडियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द न्यूरॉन क्या है? बढ़ रहा है, और इसी ही वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर होगा इसमें बड़ा ही किरदार अदा करेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो रूल अदा कर रहा है वो हमारे पास है लीकी पोटाशियम चैनल्स। तो इसका नाम है हमारे पास लीकी पोटाशियम चैनल्स।
ये हमारे पास ऐसे चैनल्स होते हैं जो लीकी होते हैं और किसके लिए परमिएबल होंगे, पोटाशियम आयंस के लिए। इसे हम लोग कहते हैं लीकी पोटाशियम चैनल्स। और ये लीकी पोटाशियम चैनल्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास पोटाशियम आयंस का मिकदार कंसंट्रेशन इनसाइड द न्यूरॉन क्या है, ज़्यादा है। तो इसी वजह से क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन या अमाउंट में पोटाशियम आयंस कहाँ मूव करेंगे, आउटसाइड द न्यूरॉन। यानी कि बहुत सारे पॉजिटिव आयंस लूज हो रहे हैं न्यूरॉन से, तो बहुत सारे पोटाशियम आयंस कहाँ जाएंगे, आउटसाइड द न्यूरॉन जाएंगे। ठीक है, तो इस पोटाशियम लीकी पोटाशियम चैनल से क्या होंगे, बहुत सारे पोटाशियम आयंस लीक आउट हो जाएंगे। तो आउटसाइड द न्यूरॉन क्या होता जा रहा है, मोर पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है, और मेम्ब्रेन इनसाइड द न्यूरॉन क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखना, इससे बहुत सारे पोटाशियम आयंस जो है वो लूज हो रहे हैं। और दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर पोटाशियम जो है जब इनसाइड था तो इन्होंने अपने साथ क्या रखा, अपने साथ किसको जो है बांधा हुआ था, हमारे पास एनाइंस को। किसको, एनाइंस को। हमारे पास ऐसे एनाइंस है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। लेट सपोज हमारे पास है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो है वो उसमें अमाइनो एसिड्स है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट्स, वो भी एनाइंस है, वो क्या होंगे, वो भी नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब ये प्रोटीन्स और फॉस्फेट्स पोटाशियम आयंस के साथ बंधे हुए थे। जैसे ही पोटाशियम आयंस लूज हो जाएंगे तो यहाँ पर एनाइंस या नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये दो वो फैक्टर्स हैं इस दूसरे पोटाशियम लीकी पोटाशियम चैनल्स की वजह से। हमारे पास दूसरा फैक्टर था ना, तो ये लीकी पोटाशियम चैनल्स की वजह से यहाँ पर इनसाइड द न्यूरॉन बूम कर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। सो ये -5 मिली वोल्ट से इन चैनल्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी इनसाइड द न्यूरॉन बहुत ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक बूम कर जाएगी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगी ये। और हमारे पास है -90 मिली वोल्ट। और आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। तो बिल्कुल ठीक है, इसे हम लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पर चंद एक और चैनल्स को डिस्कस करेंगे। और वो चैनल्स हमारे पास, और लीकी चैनल्स हमारे पास, जो कि लीकी सोडियम चैनल्स होते हैं। तो इन लीकी सोडियम चैनल्स को बिल्कुल भूलना मत, ये हमारे पास तीसरा फैक्टर है। और इन लीकी सोडियम चैनल्स के ज़रिए जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुआ है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इन लीकी सोडियम चैनल्स, ओके अब देखिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या है, लीकी, क्या है हमारे पास, लीकी सोडियम चैनल्स। तो ये हमारे पास तीसरा फैक्टर है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बिल्डअप करेगा। तो ये लीकी सोडियम चैनल्स क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने कहा था कि सोडियम आयंस कहाँ ज़्यादा है, आउटसाइड द न्यूरॉन, तो हम लोगों ने डिफ्यूजन, जो हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस है, उसके थ्रू मोर एंड मोर पॉजिटिव आयंस विल गो इनसाइड द न्यूरॉन। तो हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस है, इस केस में हमारे पास सोडियम आयंस है, वो कहाँ जाएंगे, इनसाइड द न्यूरॉन जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम आयंस इनसाइड आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इस केस में सोडियम आयंस क्या कहाँ आ रहे हैं, इनसाइड आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो सोडियम आयंस विल मूव इनसाइड द न्यूरॉन। लेकिन याद रखना, यहाँ पर मैंने दो ही चैनल्स बनाए हैं, यानी कि ये मेम्ब्रेन जो है सोडियम आयंस के लिए लेस परमिएबल है, ये मेम्ब्रेन जो है पोटाशियम आयंस के लिए मोर परमिएबल है, लेकिन ये लेस परमिएबल है। तो इसलिए थोड़ा सा ही चेंज आएगा इसकी वजह से। तो ये -90 मिली वोल्ट, चूँकि ये थोड़ा पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, तो ये मेम्ब्रेन को क्या करेगा, लेस नेगेटिव या थोड़ा सा पॉजिटिव, हम लोग लेस नेगेटिव की तरफ इसे मूव करेंगे। तो ये -90 मिली वोल्ट से तीसरे फैक्टर की वजह से, लीकी सोडियम चैनल्स की वजह से, हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या बन जाएगी, -70 मिली वोल्ट। तो मैं इसे रीकेप कर लेता हूँ अगेन।
हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउटसाइड द न्यूरॉन मोर पॉजिटिव है और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो -70 मिलीवोल्ट है। ये किस तरह डेवलप हुआ? 3 फैक्टर्स की वजह से, सोडियम पोटेशियम एटीपीएजेस की वजह से। ये थोड़ा सा इससे स्लाइडली चेंज आई, 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आइंस इनसाइड। और फिर नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है लीकी पोटेशियम चैनल्स। इसने जो है मेम्ब्रेन को इनसाइड द न्यूरॉन जो है हमारे पास जो पोटेंशियल होगा मोर नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीसरा फैक्टर है लीकी सोडियम चैनल्स, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? वापस -70 मिलीवोल्ट की तरफ आ जाएगी। सो स्वीट डील, हमारे पास ये वो पोटेंशियल है जिसे हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम लोगों ने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कहाँ ले जाना है? एक्शन पोटेंशियल की तरफ। जब न्यूरॉन काम करेगा, जब न्यूरॉन एक्टिव होगा। लेकिन ये न्यूरॉन को एक्टिव करने से पहले इसे एक थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल से गुजरना होगा। क्या थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल? याद रखना, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो न्यूरॉन में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज ले आ सकता है, यानी कि टिश्यू को एक्साइट कर सकता है। उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस या एडिक्वेट स्टिमुलस। अगर ये नहीं कर सकता तो उसे हम लोग कहते हैं सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस या इनएडिक्वेट स्टिमुलस। अब हमारे पास इस केस में जो पोटेंशियल होगा, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, वो है -55 मिलीवोल्ट। हमारे पास यहाँ पर जो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल है वो क्या है? -55 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है और इस एक्स एक्सिस पर हमारे पास है टाइम मिली सेकेंड में, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस मिलीवोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगा थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। तो ये हमारे पास है थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल और ये हमारे पास क्या थी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस केस में हम लोगों ने जो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल है मैंने कहा -55 मिलीवोल्ट है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास क्या थी? -70 मिलीवोल्ट, ठीक। और लेट्स सपोज हाइपर पोलराइजेशन के केस में ये हमारे पास -90 मिलीवोल्ट है। बहरहाल उसे हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं, -90 मिलीवोल्ट। ओके, अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एक्शन पोटेंशियल शुरू होगा जब ये हमारे पास न्यूरॉन पर क्या होगा कि थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल पर पहुंच जाए। अब सवाल ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल के करीब ले जाने वाला कौन है? कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? ग्रेडेड पोटेंशियल है। तो याद रखना, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडेड पोटेंशियल। तो हम लोगों ने कहा था कि डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो है ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है, किस तरह डेवलप होता है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, हम लोग लेट्स सपोज डेंड्राइट्स या न्यूरॉन सेल बॉडी की जो है एक पार्ट, एक पैच यहाँ पर उठाई है न्यूरॉन की, मेम्ब्रेन की। तो इस पैच में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर ग्रेडेड पोटेंशियल, और मैंने कहा था इसका एक ही काम है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल के करीब ले जाना या दूर ले जाना। तो ये किस तरह डेवलप होगा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन आएगी हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो उसकी ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एक्सॉन टर्मिनल, और इससे रिलीज़ होगा एक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और इस केस में हम लोग लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास है ग्लूटामेट। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होंगे इन चैनल्स के साथ। इन चैनल्स का नाम है हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। इसका नाम है हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ओके, जब न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट, चूंकि हमारे पास एक स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आएगी और यहाँ पर एक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल के इस पॉकेट के साथ ये क्या होगा, बाइंड होगी
इस पॉकेट के साथ, तो इस पॉकेट में बाइंड होने के बाद जो इसका हमारे पास गेट होता है वो पहला क्लोज था, बाइंड होने के बाद क्या होगा कि ये गेट खुल जाएगी, ये गेट क्या हो जाएगी, खुल जाएगी हमारे पास। इस गेट के खुलने की वजह से क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या करेंगे, इनसाइड मूव करेंगे। लेट्स सपोज करते हैं सोडियम पॉजिटिव आयन है या कैल्शियम पॉजिटिव आयन है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। जब ये ग्लूटामेट इसके पॉकेट में बाइंड होगा तो ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल का गेट ओपन होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे इनसाइड, जिसकी वजह से इनसाइड क्या हो रहा है, मोर पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हमारे पास स्टिमुलेट होगा, क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलेशन, या इसे हम लोग कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इसे हम लोग कहते हैं EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। या लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पर जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, लेट्स सपोज इसका सेल बॉडी है, ये हमारे पास एक्सॉन है, ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है। यहाँ पर जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होगा, रेड मैंने लिखा है, यानी कि इसे इनहिबिट करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, ठीक है। यहाँ पर गाबा हमारे पास क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और ये ग्लूटामेट क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो हमारे पास गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, इस लिगैंड गेटेड आयन चैनल के साथ क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। जब इस लिगैंड गेटेड आयन चैनल के इस पॉकेट के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएगी तो इसकी वजह से इसकी गेट क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। और इसके गेट की खुलने की वजह से यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव आयंस इस केस में इनसाइड मूव करेंगे। नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, इनसाइड मूव करेंगे। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है वो क्या है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है। और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चूंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव, यानी कि मेम्ब्रेन इनहिबिट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, IPSP। तो दिस इज व्हाट, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ये क्या है, हमारे पास ग्रेडेड पोटेंशियल है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल है हमारे पास। यही वो है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल, यानी कि न्यूरॉन को एक्साइटमेंट की तरफ ले जाना या इनहिबिशन की तरफ ले जाना, यानी कि न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना बाय विद परमिशन ऑफ पॉजिटिव आयंस गोइंग इनसाइड द न्यूरॉन, या न्यूरॉन को क्या करना, इनहिबिट करना जब नेगेटिव आयंस अंदर मूव करेंगे, जिसमें लोग कहते हैं IPSP। तो यहाँ पर मैं ग्रेडेड पोटेंशियल के बारे में लिख लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है ग्रेडेड पोटेंशियल, हमारे पास क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्या कर रहा था, ये हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट, ये क्या करेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है या मोर पॉजिटिव करेगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के करीब ले जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है इसे क्या करेगा, -55 मिलीवोल्ट के करीब ले जाना, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो कि -70 मिलीवोल्ट है इसे -55 मिलीवोल्ट की तरफ ले जाना, या दूसरा काम है इसका, क्या करना, इसे इनहिबिट करना, ठीक है, -90 मिलीवोल्ट की तरफ ले जाना। इसको हम लोग कहते हैं IPSP और इसे हम लोग कहते हैं EPSP, यानी कि एक्साइट होगा न्यूरॉन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, EPSP, ठीक है। ओके, इसे चूंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के करीब ले जाना, इसे हम लोग कहते हैं डीपोलराइज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइज कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा इसके लिए डीपोलराइज, डीपोलराइज, या तो मेम्ब्रेन को मजीद हाइपर पोलराइज कर देगा।
तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपर पोलराइज। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग चाहते हैं कि मेम्ब्रेन हमारे पास एक्टिव हो जाए, न्यूरॉन एक्टिव हो जाए या इस पर जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग EPSPs को बढ़ाएंगे। यानी हमारे पास एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स क्या होनी चाहिए, मोर एंड मोर होनी चाहिए बनिस्बत क्या, IPSPs। जब हमारे पास ओके यहाँ पर आप लोग समझें, यहाँ पर लेट सपोज सबसे पहले हमारे पास है EPSP यानी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो लेट सपोज ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के करीब ले जाएगा। तो लेट सपोज इन्होंने थोड़ा सा जो है मेम्ब्रेन को क्या किया, पॉजिटिव किया, लेकिन इतना नहीं था कैपेबल कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुँच जाए। तो इसी के साथ बैलेंस में ही रहता है हमारे पास IPSP, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। वो मेम्ब्रेन को क्या करेगा, थोड़ा नेगेटिव इसे मज़ीद करेगा। क्या करेगा, इसे मज़ीद थोड़ा नेगेटिव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है IPSPs। अब हम लोग कह रहे कि हमारे पास EPSPs बढ़नी चाहिए, यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो लेट सपोज जब हमारे पास EPSPs ज़्यादा हुए तो ये एक दूसरे के ऊपर U आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तभी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हिट करेगा और क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो कि एग्जाम में हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में EPSPs क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। इस EPSPs का ज़्यादा होने को हम लोग कहते हैं समेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समेशन। और ये समेशन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक समेशन को हम लोग कहते हैं टेम्पोरल समेशन और नेक्स्ट समेशन है हमारे पास स्पेशल समेशन, ठीक है। जब लेट सपोज हमारे पास एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को बार बार स्टिमुलेट करेगा, समेट करेगा, फायर करेगा ताकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाए। इस एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को फायर करना, इसे हम लोग कहते हैं टेम्पोरल समेशन। या यहाँ पर बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं एक ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को क्या करेगा, फायर करेगा। उस टाइप के समेशन को हम लोग कहते हैं स्पेशल समेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्पोरल समेशन, ठीक है, टेम्पोरल समेशन। और नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल समेशन। टेम्पोरल समेशन में क्या होता है, वन I will write there, correct? One presynaptic neuron fires one postsynaptic neuron. तो हमारे पास है one presynaptic neuron stimulate करेगा one postsynaptic neuron को, one postsynaptic न्यूरॉन को। लेकिन अगर मल्टीपल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो है स्टिमुलेट कर रहे होंगे, मल्टीपल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स स्टिमुलेट कर रहे होंगे एक ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को, इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल समेशन। वन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, हम लोग क्या कहेंगे, स्पेशल समेशन। ऑल राइट, अब हमारे पास है ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल का एक ही काम था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के करीब ले जाना, या दूसरा काम था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से दूर ले जाना, यानी कि इनहिबिट करना, यानी कि EPSPs या IPSPs। अब हम लोग सपोज करते हैं हमारे पास EPSP समेशन के बाद हमारे पास एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स क्या हुए, ज़्यादा हुए, और क्या हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हिट किया। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हिट करेगा तो यहाँ पर एक्सॉन में लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। याद रखना, इस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो कि एग्जाम में होता है, इसे हम लोग कहते हैं
एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। याद रखना आसान अल्फाज में एक्शन पोटेंशियल क्या है? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। दो चीजें हैं, एक वेव होगा डीपोलराइजेशन का, ठीक है, जो कि क्या होगा? पॉजिटिव वेव होगा। कौन सा वेव होगा? पॉजिटिव वेव। सो एक वेव होगा डीपोलराइजेशन का, ठीक है, और उस वेव के बाद उस वेव को कौन फॉलो करेगा? एक वेव फॉलो करेगी जिसको हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो नेक्स्ट वेव हमारे पास क्या है? रीपोलराइजेशन का, और वो वेव क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट वेव क्या है? रीपोलराइजेशन। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देख लें एक्शन पोटेंशियल में इनसाइड द न्यूरॉन क्या थी हमारे पास? मोर पॉजिटिव है। तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड द न्यूरॉन क्या होगा? मोर पॉजिटिव होगा। क्या होगा? इनसाइड क्या है हमारे पास? मोर पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव। सो दिस इज व्हाट? एक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल में हमारे पास इनसाइड द न्यूरॉन कैसे पॉजिटिव होगा? मोर इनसाइड द न्यूरॉन क्या होगा? मोर पॉजिटिव होगा। ओके, हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि क्या थी हमारे पास? -70 मिलीवोल्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी? लेट्स सपोज यहाँ पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, जिसमें हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। उसके बाद लेट्स सपोज हमारे पास ग्रेडिएंट पोटेंशियल के बाद EPSP ज़्यादा हुए, और EPSPs की वजह से हमारे पास जो ग्रेडिएंट पोटेंशियल के बाद हमारे पास जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो क्या है? -55 मिलीवोल्ट। क्या? -55 मिलीवोल्ट। यानी कि न्यूरॉन क्या हुआ? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गया। तो हमारे पास -55 मिलीवोल्ट है, यानी कि फिलहाल हमारे पास EPSP ज़्यादा हुए तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हिट हुआ। अब ये वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है जो इन चैनल्स को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये चैनल्स हमारे पास सेंसिटिव है वोल्टेज के साथ। इस वोल्टेज को सेंस करके ये क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। इसीलिए इन चैनल्स को हम लोग नाम देते हैं वोल्टेज गेटेड। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? वोल्टेज गेटेड। इन्हें कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब ये वोल्टेज को सेंस करके -55 मिलीवोल्ट इस सोडियम चैनल को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। इसे क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट करने के बाद अब चूंकि -70 मिलीवोल्ट वो वोल्टेज था जिसकी वजह से इसका गेट क्या होगा? क्लोज होगा, बंद होगा। जैसे ही -55 मिलीवोल्ट हमारे पास पोटेंशियल आई, इसे सेंस करके ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, इसका गेट खुल जाएगी हमारे पास, ठीक है। -55 मिलीवोल्ट पर इसका गेट क्या हो जाएगी? खुल जाएगी हमारे पास। और गेट के खुलने की वजह से क्या होगा कि मोर एंड मोर पॉजिटिव आयंस विल गो इनसाइड द न्यूरॉन। इसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम आयंस क्या होंगे? इनसाइड द न्यूरॉन मूव करेंगे। सोडियम आयंस कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड द न्यूरॉन। तो इनसाइड द न्यूरॉन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और बहुत ही ज़्यादा इनसाइड द न्यूरॉन क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से इनसाइड द न्यूरॉन क्या होता जा रहा है? मोर पॉजिटिव। तो ये -55 मिलीवोल्ट से ये जंप कर जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 30 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये
एक्शन पोटेंशियल, ये हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए -55 मिलीवोल्ट पर इसका जो एक्टिवेशन, इस गेट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन गेट। ये खुल गई और एक्टिवेशन गेट की खुलने की वजह से हमारे पास मोर एंड मोर पॉजिटिव आयंस विल गो इनसाइड द न्यूरॉन, जिसकी वजह से न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या है, +30 मिलीवोल्ट है। इसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, यानी कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ, ठीक है। यानी कि इनसाइड द न्यूरॉन जब मोर पॉजिटिव होगा, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट। जब आउटसाइड द न्यूरॉन मोर पॉजिटिव है, पोलराइज्ड स्टेट। अगर इनसाइड द न्यूरॉन मोर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, मोर पॉजिटिव जब इनसाइड होगा तो इसे हम लोग कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट। ओके, अब याद रखना ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका एक्टिवेशन गेट -55 मिलीवोल्ट पर खुल जाएंगे, लेकिन +30 मिलीवोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस जब ये पहुंच जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इनको दोबारा स्टिमुलेट कर देगा ताकि ये बंद हो जाए और मज़ीद पॉजिटिव आयंस क्या हो, अंदर नहीं आए। तो ये इसको स्टिमुलेट कर देगा, क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक और चैनल यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। जब ये स्टिमुलेट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके जो एक्टिवेशन गेट है और इनएक्टिवेशन गेट है वो एक दूसरे के साथ लिंक है, उसका कन्फिग्रेशन। एक्टिवेशन गेट उसका तो खुला है, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन गेट था, ठीक है, जो कि खुल गई थी। अब जब +30 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगी, इसका एक दूसरा गेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट, इनएक्टिवेशन गेट। ये बंद हो जाएगी। जब ये बंद हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि और पॉजिटिव आयंस यहाँ पर आकर के दोबारा वापस हो जाएंगे, यानी कि मज़ीद सोडियम आयंस इनसाइड नहीं आएंगे और ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिलहाल क्या होगा कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव आयंस आए हैं तो ये नेक्स्ट चैनल पर जाकर के, इस चैनल पर जाकर के इसे स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेशन के बाद इससे मज़ीद जो है इसका एक्टिवेशन गेट ओपन होगा। एक्टिवेशन गेट के ओपन होने की वजह से यहाँ पर इनसाइड द न्यूरॉन क्या आ जाएंगे, मोर पॉजिटिव आयंस आएंगे। और फिर अगेन जब +30 पर पहुंच जाएगी, इसका इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाएगी, तो क्या यहाँ पर मज़ीद पॉजिटिव आयंस नहीं आएंगे। तो ये पॉजिटिव आयंस फिर आगे जा कर के इसको स्टिमुलेट कर देगा। एक्टिवेशन गेट जब इसका ओपन हो जाएगा, इस एक्टिवेशन गेट के ओपन होने की वजह से यहाँ पर और पॉजिटिव आयंस सोडियम के जो है अंदर आने शुरू होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इनसाइड द न्यूरॉन क्या है, हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या है, +30 मिलीवोल्ट है, +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। और +30 मिलीवोल्ट हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। तो इस वेव को हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। सो +30 मिलीवोल्ट हमारे पास वो पोटेंशियल है जो इन चैनल्स को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इन चैनल्स का नाम है हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। इनका क्या नाम है हमारे पास, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो इनका नाम है हमारे पास वोल्टेज गेटेड, तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो इसका नाम है हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। यानी कि जब +30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर पहुंच गया तो ये इन चैनल्स को क्या करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि ये भी पोटेंशियल वोल्टेज सेंसिटिव है, तो इन चैनल्स को ये +30 मिलीवोल्ट क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो इन कैल्शियम वोल्टेज गाइडेड कैल्शियम चैनल्स की वजह से क्या आएंगे अंदर, मोर एंड मोर कैल्शियम आयंस विल गो इनसाइड द न्यूरॉन। हमारे पास कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे। और याद रखना यही कैल्शियम आयंस वो मेन वजह है जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में कवर किया था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर इस वेसिकल में किस तरह यहाँ तक पहुँच गए, और आप जो है उसे बिल्कुल देख सकते हैं हमारी इस न्यूरॉन की पार्ट 1 लेक्चर में।
तो ये हमारे पास वेसिकल हैं और इस वेसिकल में लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स वगैरह। अब इस वेसिकल में ये न्यूरोट्रांसमीटर तब तक रिलीज़ नहीं हो सकती जब तक कि एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, जब तक कि कैल्शियम अंदर नहीं आएगा। और कैल्शियम यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास इस वेसिकल के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है साइनेप्टोब्रेविन। इसका नाम है साइनेप्टोब्रेविन। और इस वेसिकल का जो प्रोटीन है इस मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, जिस मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम है सिंटैक्सिन। इसका क्या नाम है, सिंटैक्सिन। लेकिन नॉर्मली इस सिंटैक्सिन के गेट्स जो है वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। एक गेट यहाँ पर हमारे पास है, एक गेट यहाँ पर है। जब ये गेट क्लोज होंगे तो जब एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा, कैल्शियम अंदर आएंगे, तो कैल्शियम एक इस गेट के साथ बाइंड होगा और दूसरा कैल्शियम इस अगले गेट के साथ बाइंड होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, तो इसकी वजह से ये गेट्स खुल जाएंगे, जिसकी वजह से साइनेप्टोब्रेविन सिंटैक्सिन प्रोटीन के साथ मिल जाएगा। मिलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हम लोग सपोज लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन, वेसिकल का जो मेम्ब्रेन है वो इस वेसिकल के मेम्ब्रेन के साथ क्या हुआ, इस मेम्ब्रेन के न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हुआ, जिसकी वजह से बाइंडिंग के बाद क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा। कहाँ, साइनेप्स में। तो यहाँ पर ये रिलीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर या तो इसका जो है ये जा कर के कहाँ पर बाइंड होंगे, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, या तो लेट सपोज करते हैं स्टिमुलेटरी एक्शन शो करेगा, या ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बाइंड होगा, इस रिसेप्टर के साथ एक इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा, या तो ये न्यूरोट्रांसमीटर वापस इस न्यूरॉन में ले जाया जाएगा इस रिएप्टेक पंप के ज़रिए एक्टिवली, ठीक है, ताकि ये रिसाइकिल हो सके। तो ये हमारे पास एक पंप है, तो ये यहाँ पर ले जाया जाएगा, या इस न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर दिया जाएगा बाय माओ एंजाइम। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक माओ एंजाइम है, इसके बड़े बड़े खतरनाक दांत है। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। इस एंजाइम का नाम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ठीक है। ओके, स्वीट डील। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, इस वेव को डीपोलराइजेशन, ठीक है। और इसी के साथ साथ इस तरह नहीं कि ये इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इन चैनल्स को ओपन करते जाएंगे, ये एक साइमल्टेनियस कंसेक्यूटिवली सारे जो है इस पॉजिटिव आयंस का जो वेव होगा यहाँ पर आ जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। इस वेव को कौन फॉलो करेगा, रीपोलराइजेशन। कौन सा वेव, रीपोलराइजेशन। अब ये जो हमारे पास +30 मिलीवोल्ट है, एक तो इन्होंने इस के इनएक्टिवेशन गेट को क्लोज करके पॉजिटिव आयंस अंदर नहीं आएंगे, और ये +30 मिलीवोल्ट एक और काम भी करेंगे। ये करेंगे एक काम, इन चैनल्स को जो है एक्टिवेट कर देंगे। और ये हमारे पास इन चैनल्स का नाम है वोल्टेज गेटेड। इनका नाम है हमारे पास, इनका क्या नाम है हमारे पास, वोल्टेज गेटेड। इनका नाम है वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स। ये ऐसे चैनल्स हैं जो वोल्टेज को सेंस करेगा, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स। तो जब पोटाशियम आयंस चूंकि हमारे पास इनसाइड ज़्यादा थे, तो इन गेटेड चैनल्स के ज़रिए मोर एंड मोर पॉजिटिव आयंस विल लीव द न्यूरॉन, जिसकी वजह से पोटाशियम आयंस कहाँ आएंगे, आउटसाइड द न्यूरॉन आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि लेट्स सपोज यहाँ पर इस +30 ने यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पर जो +30 आया था वो इसको एक्टिवेट करके इसकी वजह से क्या होंगे, पोटाशियम आयंस बाहर जाएंगे, और इसी तरह इस आयन इस चैनल से भी जो है क्या होंगे, मज़ीद पोटाशियम आयंस आउटसाइड लीव करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन का जो इनसाइड है, चूंकि उनसे पॉजिटिव आयंस रिलीज़ हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं, तो न्यूरॉन का इनसाइड क्या होगा, मोर नेगेटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारे पास, नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। हमारे पास न्यूरॉन का जो इनसाइड है, चूंकि यहाँ पर पोटाशियम आयन जब लीव करेंगे तो इनसाइड न्यूरॉन नेगेटिव बनेगा, और साथ साथ इसके पास जो एनाइंस थे, फॉस्फेट्स थे हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास जो +30 मिलीवोल्ट थी, इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर हमारे पास +30 मिलीवोल्ट थी, ठीक है, +30 मिलीवोल्ट। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे चैनल्स, तो ये
क्या बन जाएंगी, इसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल मजीद इनसाइड द न्यूरॉन क्या बन जाएगा, मोर नेगेटिव। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास है और -90 मिलीवोल्ट। अब वजह क्या है -90 मिलीवोल्ट तक यहाँ पहुँच गए, क्योंकि मैंने कहा था कि ये मोर परमिएबल है, ये थोड़ा डिले करेगा, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स क्या करेंगे, डिले करेंगे कि क्लोज हो जाए, जिसकी वजह से मोर एंड मोर पोटेशियम आयंस विल लूज, और इनसाइड द न्यूरॉन क्या हुआ, हाइपर पोलराइज हुआ। तो इस वेव को हम लोग क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। अगर ये -70 पर पहुंच गया, ये मजीद डिले होगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज। ओके, यहाँ पर चंद एक टर्म्स है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है डीपोलराइजेशन। क्या, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास इनसाइड द न्यूरॉन क्या थी, लेट्स सपोज करते हैं -55 मिलीवोल्ट, वो क्या बन गई हमारे पास +30 मिलीवोल्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास रीपोलराइजेशन। क्या, रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन हमारे पास जब मेम्ब्रेन प्लस पॉजिटिव था, +30 मिलीवोल्ट था, ये क्या बना, वापस रीपोलराइज हुआ, ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ गई, यानी कि -70 मिलीवोल्ट की तरफ आ गई। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, -70 मिलीवोल्ट की तरफ। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रीपोलराइजेशन। तो हमारे पास पॉजिटिव था, फिर ये क्या बना, नेगेटिव बना। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे रीपोलराइजेशन। फिर नेक्स्ट लास्ट केस हमारे पास है हाइपर पोलराइजेशन। क्या है हमारे पास, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में हमारे पास मेम्ब्रेन है नेगेटिव, -70 मिलीवोल्ट है, ये क्या बन जाएंगे, मजीद नेगेटिव, -90 मिलीवोल्ट। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो मेम्ब्रेन क्या हुआ, मजीद नेगेटिव हुआ। पहले ये हमारे पास डीपोलराइजेशन था, जिसमें मेम्ब्रेन नेगेटिव था, लेकिन क्या बना, पॉजिटिव बना। मेम्ब्रेन क्या बना, पॉजिटिव बना। तो ये क्या है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। ओके, स्वीट डील। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरी जो है तवज्जो के साथ मैं यहाँ ले आ चुका हूँ। अब हम लोग लास्ट में एक ओवरव्यू दे करके इसका जो है कंप्लीट समरी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने टाइम को लिया है मिली सेकेंड में, और यहाँ पर हम लोगों ने वाई एक्सिस पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है मिली वोल्ट में। सबसे पहले हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास है -70 मिलीवोल्ट। और ये वो अगेन वही 3 फैक्टर्स है, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, लीकी सोडियम एंड लीकी पोटेशियम चैनल्स, जिसकी वजह से जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस 3 सोडियम आउटसाइड ले जा रहे थे, तो 2 पोटेशियम इनसाइड, और फिर पोटेशियम का आउटसाइड लूज होने की वजह से ये मज़ीद नेगेटिव होगा, लेकिन सोडियम लीकी चैनल्स क्या करेंगे, -70 मिलीवोल्ट तक ले आएंगे। और फिर क्या होगा, ग्रेडेड पोटेंशियल होगा। ग्रेडेड पोटेंशियल अगेन यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इसके करीब ले जाना या इसे दूर ले जाना। ठीक है, तो क्या होगा, समेशन। हमारे पास 2 टाइप के समेशन थे, या हमारे पास लेट्स सपोज करते हैं स्पेशल समेशन है या टेम्पोरल समेशन है। उस समेशन की वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सपोज करते हैं हमारे पास EPSP ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हिट करेगा। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हिट करेगा तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाएगी। अब हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है उसके कन्फिग्रेशन, ये हमारे पास एक्टिवेशन गेट है, ये हमारे पास है इन एक्टिवेशन गेट। ये किस तरह है इसे हम लोग समझेंगे। इनके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर सोडियम चैनल का, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का कन्फिग्रेशन किस तरह है। इन 2 मार्कर्स को आप देखें, हमारे पास है एक्टिवेशन गेट इस तरह, ठीक है, और ये है इनएक्टिवेशन गेट। ये एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच है, जब एक मूव करेगा दूसरा भी इसके साथ मूव करेगा। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर एक्टिवेशन गेट क्लोज है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। ठीक है, जैसे ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंच जाएगी यहाँ इस केस में, तो एक्टिवेशन गेट खुल रही है और इसके साथ इनएक्टिवेशन गेट वापस बंद होने जा रहे हैं इस तरह। ठीक है,
और फिर जब ये एक्शन पोटेंशियल प्लस 30 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगी तो इसका एक्टिवेशन गेट यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली खुल जाएगी और इन एक्टिवेशन गेट बंद हो जाएगी। इस कन्फिग्रेशन को आप समझ रहे नहीं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और फिर ये पहुंच गया टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उसके बाद ये आएगी टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंच करके मोर एंड मोर सोडियम आयंस विल गो इनसाइड द न्यूरॉन, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनसाइड द न्यूरॉन मोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। इस वेव को हम लोग क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और फिर इस प्लस 30 मिलीवोल्ट को सेंस करके पोटाशियम वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर डीपोलराइजेशन वेव, यहाँ पर मैंने चूंकि पॉजिटिव से शुरू किया, इसे मैं पॉजिटिव से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास डीपोलराइजेशन है। उस वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स की वजह से क्या होगा हमारे पास कि पोटाशियम आयंस लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन वापस नेगेटिव बनेगा ताकि इसका ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस रीगेन हो। तो इसे हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये क्या होगा हमारे पास, रीपोलराइजेशन। यहाँ पर मैंने रेड से शुरू किया था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। अगेन चूंकि इस केस में मोर एंड मोर पोटाशियम आयंस विल लूज, दैट्स वाई मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, मजीद नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर पोलराइज। तो ये मेम्ब्रेन क्या हुआ, हाइपर पोलराइज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। ओके, अब ये यहाँ तक -90 मिलीवोल्ट तक पहुँच जाएगा, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। ओके, यहाँ पर ये जो आपको पीरियड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो गैप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वो पीरियड है जिसमें न्यूरॉन जो है मज़ीद किसी भी स्ट्रेंथ के स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इस पीरियड में नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल के लिए अपने आप को रेडी करेगा। इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, इस पीरियड का नाम है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये जो हमारे पास पीरियड है, हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है जिसमें न्यूरॉन किसी भी स्ट्रेंथ के स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पा रहा या उसे रिसीव नहीं करेगा। यहाँ पर जो हमारे पास जो पीरियड है, ये पीरियड में तो स्टिमुलस को न्यूरॉन तो रिसीव कर सकता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ का, क्योंकि इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचना होगा, फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक। तो यहाँ से यहाँ तक वे जो है उसका स्ट्रेंथ चाहिए। इस पीरियड को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चैनल को हम लोग देखते हैं, लेट्स सपोज ये मेम्ब्रेन है, और ये जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर ये हिट करेगा तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसके जो है एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगी और इनएक्टिवेशन गेट भी थोड़ा वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। जैसे ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँच जाएगी +30 मिलीवोल्ट पर, तो इसके जो एक्टिवेशन गेट है वो ओपन है, लेकिन इनएक्टिवेशन गेट क्या है, इनएक्टिवेशन गेट वो हमारे पास क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने की वजह से क्या, सोडियम आयंस अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन वापस क्या होगा, ताकि वो रीपोलराइज हो जाए। ओके, इस डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों वेव को, डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। सो स्वीट डील, आई होप you people did enjoy and I hope it helped you a lot, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुका होगा। If you people did enjoy, please press the like button and please do subscribe to our YouTube channel, The Science Killer. And as always, Science Killers
Thanks for the listening and stay blessed.